वेलकम बैक योर चैनल विश्वजीत क्लासेस। तो विश्वजीत सर के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों बात करेंगे, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। और बता दें कि इस बार के क्वेश्चन जो होंगे ज़बरदस्त क्वेश्चन लाए गए हैं, है ना। और ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम मॉडल पेपर का आधारित है, सेम टू सेम उसी पर आधारित है। क्वेश्चन को कीजिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपको कंटेंट और क्वेश्चन का लेवल देखकर पता चल जाएगा क्वेश्चन में कुछ तो दम है। भाई साहब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जो भी आपको मैं इसका नोट्स दूँ उसको नोट्स को कंप्लीट कीजिए, कॉपी में लिखिए या नोट्स जो भी आपकी इच्छा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह एक बार स्टार्ट किया जाए। तो एक पहला क्वेश्चन हम राइज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हर बार की तरह मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ दिवस से लेकर, है ना। तो फिर से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जो प्रवासी दिवस है, भारतीय दिवस है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। दिवस से भी मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और स्पेशल जनवरी होगा, है ना। इसके पहले भी मैंने क्लास लिया था और आपको शायद मार्च कराया था, है ना। इस बार जनवरी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद और भी विशेष क्वेश्चन जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करें तो याद रखिएगा, जो पहली बार इसको मनाया गया था, भारत के लोगों द्वारा अपनाया गया था, इसे 2003 की बात है। और प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी जो थे, साउथ अफ्रीका से रिटर्न होकर भारत आए थे, ना जी। वो लौट कर कहाँ आए थे? भारत आए थे। और इसलिए इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारी बातें आप चाहो तो कॉपी में लिख लो यार, बहुत ही खास है। कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, है ना। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो आपका पहली बार कब मनाया गया था? 1903 की बात आ रही है। चलिए तो इससे मैं कुछ और क्वेश्चन रिलेटेड करवा देता हूँ ताकि आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिएगा यहाँ पे, तो ग्लोबल फैमिली डे आप याद रखिएगा, 1 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि डे पूछ देगा आपको, 4 जनवरी को मनाया जाता है ना। ऑर्फेन डे या वर्ल्ड डे ऑफ वार याद रखिएगा, है ना, आपको 6 जनवरी को मनाया जाता है। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे जो है 8 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस तो आपको पता है, वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस सिर्फ कब मनाया जाता है? देखो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर सबको बता दें कि 14 सितंबर को जो होता है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर पूछे जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, याद रखिएगा। और 9 जनवरी को ही मैंने एक बताया था आपको, क्या? प्रवासी दिवस। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आगे। इसमें कुछ खास बात क्या है? ये खास क्वेश्चन है। और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है ना। और 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है। और आपको 23 जनवरी की बात किया जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और 25 जनवरी का आपको पता है नेशनल वोटर डे मनाया जाता है ना। और इसी दिन नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय या क्या कह सकते हैं उसे, पर्यटक डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को तो आपको पता है रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। और इसके अलावा बात करें तो 28 जनवरी को आपको लाला लाजपत राय का जयंती मनाया जाता है ना। सॉरी, है ना, वही बात। चलो दोस्तों, तो आज से यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए शुरू हो रहा है। बहुत ही खास क्वेश्चन है और आप बताने का प्रयास कीजिए, खालसा के संस्थापक कौन थे, है ना। खालसा के संस्थापक कौन थे? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या गुरु नानक देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु अंगद देव थे या गुरु रामदास थे? क्या इसका राइट आंसर होगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, आप क्वेश्चन का लेवल से ही पता आपको चल जाएगा कि नहीं, ये सारे के सारे लेवल कहीं ना कहीं बहुत ही बेस्ट हैं। तो चलिए फटाफट सेशन को फटाफट क्या कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। सोचिए आपके मन में, मैं तो कहूँगा आप कमेंट नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, इसको सोचिए मन में क्या आंसर हो सकता है ना। दिमाग में एक बार सोच के रखिए, ताकि आप कितने सही हो कितने गलत कर रहे हो इसका अनुमान लग जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो बिल्कुल आप याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह के ने ही खालसा
के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं सिखों के गुरु जो होते हैं। देखिए बहुत ही खास टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। तो सिख धर्म का संस्थापक याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पर गुरु अंगद थे, तीसरे पर अमरदास थे, चौथे नंबर रामदास थे, पाँचवें अर्जुन थे और हरगोविंद थे, गुरु हरराय थे, गुरु हरकृष्ण थे और तेग बहादुर थे। ये सारे लोगों को याद कर लीजिएगा। 10वें गुरु कोई और नहीं बल्कि कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। इसने खालसा का परिचय दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को भविष्य और अंतिम गुरु के रूप में घोषित किया गया था। यानी कहने का मतलब ये अंतिम में इनको माना गया था। तो याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछ देता है, गुरुमुखी जो लिपि है उसका संस्थापक या किसने प्रारंभ किया था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, है ना। चलो दोस्तों थोड़ा सा और भी इनके बारे में देख लेते हैं, कुछ खास बातें हैं। देखिएगा ये जो खालसा जो है आपका 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने लाए थे इसके बारे में, और बात करें इनके बाद शुरुआत किए थे। और उस समय सिख धर्म के 5 क की शुरुआत की गई थी। 5 क का मतलब है क शब्द से 5 वस्तुओं को जो सिख धर्म को मानते थे उसको विशेष रूप से मानते थे, है ना। तो देख लीजिए क्या है, केस से यानी क से केस हो गया, अनकट हेयर रखना है, बाल बिना कटा हुआ रखना है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, है ना। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आइए फिर वही चीज़ है, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बताया गया है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आपको बता दिए क्वेश्चन करंट अफेयर का है। क्वेश्चन किसका है, करंट अफेयर का है, और आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। चलिए मार्च 2023 में रामचंद्र पौडेल और सुभाष चंद्र नेम्बाग को हराकर, यानी कहने का मतलब रामचंद्र पौडेल ने सुभाष चंद्र को हराकर डैश और डैश के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपने देख लिया, है ना। ये तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई सब ध्यान लीजिएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्या सिंगापुर के चौथे राष्ट्रपति बने थे, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, या सूडान के पहले, या इंडोनेशिया के 5वें, या पूर्वी तिमोर का दूसरे, क्या हो जाएगा आंसर। एक बार इसे सोचिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए, है ना। दोस्तों बता दिया था आपको, ये नेपाल के तीसरे आपके क्या बने हैं, याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आपके ध्यान दीजिएगा, नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने थे, है ना। तो रामचंद्र पौडेल बने थे, और किसको हराकर बने थे जी, सुभाष चंद्र नेम्बाग को हराकर बने थे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो और तैयार हो गया। और कै नंबर के बने थे, तीसरे बने थे, है ना। चलिए इस बात को याद रखिए, तीसरे बार शायद बने हुए थे, तो शायद क्या कन्फर्म में रही है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल तीसरी बार नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। याद रखिए तीसरी बार, है ना। तो ये सारी चीज़ों को याद रख लीजिए। चलिए ये जो आप चीज़ देख रहे हो बड़ी खास चीज़ है, और आपके यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन और भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। चलिए थोड़ी सी दोस्तों साउंड इशू आ रही होगी, फिर भी आप क्लास को आनंद लीजिए और क्लास कीजिए। देखिए पूछ देगा वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन हैं, तो वो वान थुओंग, है ना। नेपाल के कौन है भाई साहब, रामचंद्र पौडेल, आप ही देखे थे तीसरी बार बने थे। और क्राउन प्रिंस जो हैं आपके कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे, शेख अहमद नवाफ अल सबा। चीन के राष्ट्रपति कौन बने हैं जी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शी जिनपिंग थे। इस बार को याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें आपके लिए खास है और जहर वाली क्वेश्चन है भाई साहब, याद एग्जाम में तो गर्दा उड़ने वाली है। और आपको वीडियो कैसे कंटेंटर लग रही है दोस्तों, जितने अच्छी लग रही हो लाइक से रुकने नहीं चाहिए, और मैं प्रयास करूंगा कि एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन को लाया जाए, जिससे आपका एग्ज़ाम सबसे बेस्ट और बेहतर जाए। दोस्तों बात करें, भारत का लगभग 30% जो क्षेत्र हैं किन 3 राज्यों से बनता है, यानी पूरे भारत के 100% क्षेत्र जो है आपका एरिया जो है ना,
वह कौन कौन ऐसे राज्य हैं जिसका जो 30% सिर्फ उन्हीं का क्षेत्र पड़ता है? पता, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहे ऐसे 3 राज्य कौन हैं जो भारत का 30% है। चलिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और देखते हैं कि कितने दोस्त इसका आंसर दे पाते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन देखना है, लीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए जवाब दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है दोस्त, याद रखिएगा। पहला तो राजस्थान आपको दिख रहा है, इसमें भी है, अच्छी बात है। दूसरा एमपी याद रखिएगा। तीसरा एमएस याद रखिए, महाराष्ट्र। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो पूरे भारत क्षेत्र का 30% है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर है। पनामा नहर जो है जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, क्या ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या डी राइट होगा? इसका आंसर बताने का प्रयास करें, है ना। तो क्या आंसर राइट होगा इसका दोस्तों? तो बता दें आपको, राइट इसका प्रशांत महासागर और अंध महासागर को ये आपको जोड़ता है। चलिए, एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, वो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और देखते हैं कि आप कितने जवाब देने में बच्चे सक्षम हैं। आप तो बच्चे हैं नहीं, बच्चों का टीचर बनने वाले हैं ना। खुशी की बात है। एडवांस में आप लोग का ऑल द बेस्ट रहेगा कि आप बेस्ट करके आएँ, है ना। दोस्तों, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। विच कंट्री टॉपेड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? करे कौन ऐसा देश जो है जो विश्व खुशहाल या खुशी रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे टॉपेस्ट स्थान पर हैं, सबसे ऊपर हैं? क्या वे स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, नॉर्वे होगा, डेनमार्क होगा या भूटान होगा? क्या इसका राइट आंसर होगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और करेंट अफेयर के लिए फाड़ू क्वेश्चन है भाई साहब, मस्त है। एग्जाम में आपको टच करना ही है, ठीक है। चलिए, तो बता रहे हैं आपको इसका राइट आंसर बिल्कुल फिनलैंड, जो आपने जवाब दिया बिल्कुल, जितने लोग फिनलैंड बोले हैं बिल्कुल सही है। चलिए, इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लिया जाए जो आपके लिए खासम खास होगा, है ना। इसके अलावा बात करें, इंडिया का जो रैंक है 125 याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कहा जाए तो इंडिया का स्थान क्या है? आपका 125 है। टॉप स्थान पर फिनलैंड है और सबसे लास्ट स्थान पे कौन है जी? आपका अफ़गानिस्तान है। और आपको बता दें, इसमें टोटल 137 कंट्री है और इसको पब्लिश कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रख लीजिएगा, दिमाग में आप सेट कर लो। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत के 125वां स्थान है ना। और आपको रैंकिंग बताए थे, यहाँ देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है। यूएनएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो इसको इशू करता है, प्रकाशित करता है। और इसके अलावा हम बात करें तो आपने क्या सीखा? भारत का स्थान आपने देख लिया था 125 है, टॉप पर ये है, सबसे लास्ट में अफ़गानिस्तान है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छे बेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि आप बेस्ट पढ़ रहे हो, बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ रहे हो, और अच्छा ही है कि आप कुछ बेहतर कर रहे हो, अच्छे चैनल के साथ कर रहे हो। आपको बहुत जल्द मैं सीरीज लेकर आने वाला हूँ, पूरे 120 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे लोग, फटाफट लगाएंगे लोग, मैथ्स का में सारे सब्जेक्ट रहेंगे उसमें, सारे क्या जो आपके सिलेबस में वो सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चैनल को जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी इच्छा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आइए दोस्तों, कौन सा स्थल है जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच द बुद्धिस्ट साइट ऑफ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना? तो क्या लुम्बिनी है? देखिएगा, बुद्ध की बात हो रही है दोस्त, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको तो पता है ना, बोध गया में ही हुई थी। और इस निरंजना नदी को एक और नाम से जानते हैं, आपको बताइए तो कमेंट करके बताइए। इस निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भूलना नहीं है। और बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रवचन जो है सारनाथ में दिया था, सर्वाधिक मतलब प्रवचन जो है सारनाथ में दिया था, इस बात को भी याद रखना है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं जो आपके लिए खास होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए खास होगा। तो बिहार में स्थित जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है बोध गया, और जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है, बात समझ में आया। इसे फाल्गु नदी के नाम से भी हम जानते हैं। और उसके अनुसार बात किया जाए तो बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ही स्थित उरवेला गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत ही सुंदर बात है। अगर इनके बारे में बात करें
तो लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है और कुशीनगर और सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, जन्म स्थान तो आप जानते हैं, लुम्बिनी नेपाल की बात हो रही है और कुशीनगर में इनकी हिसाब समझ रहे हो, है ना, महापरिणाम हुआ था। तो इस सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाला क्वेश्चन है, पूरे फारू क्वेश्चन है और जिसका जवाब दीजिए, कतई जहर क्वेश्चन है यार। इसका जिसने जवाब दे दिया भाई उसकी लाइफ तो समझ लीजिए कि वो एग्ज़ाम की सच में तैयारी कर रहा है। और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा, दिमाग में एक बार सोचिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कल्पना नहीं कर सकते यार, इतनी खास क्वेश्चन है ना। चलो तो फटाक से इसका मेक इट फास्ट एज सुन एज पॉसिबल, प्रयास किए जल्द से जल्द इसका आंसर दिया जाए। देखिए पहले जो एक बात सिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको मिलान करने वाला बड़ी खतरनाक होता है और बहुत ही आसान होता है। आपने सुना होगा कि जो कोल्डिवा है, कोल्डिवा मतलब क्या, ये जो चावल का साक्ष्य वाला कहानी है वो उत्तर प्रदेश से है। मान लीजिए जो आपको आता है, अच्छा चिरांद बहुत लोग जानते हैं कि चिरांद जो है सारण की बात हो रही है तो आधुनिक बिहार से जुड़ा हुआ है ना। अच्छा 2 को आपको पता चल गया कि ए का ऑप्शन 2, तो देखिए तो ए का ऑप्शन कहाँ कहाँ 2 है, यहाँ पे नहीं है, इसे काट दीजिए, नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है, काट दीजिए, यहाँ पे नहीं है, काट दीजिए। अब बताइए, 3 ऑप्शन तो हम लोग ऐसे एलिमिनेट कर दिया, अब 2 ऑप्शन है इसमें। अब देखिए डी का संबंध 1 के साथ कहाँ है, अरे यार डी का संबंध इसी दोनों में देखना है, इसमें और इसमें देखना है, तो डी का संबंध यहाँ पर 3 है, तो भाई गलत है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। देखिए तो आपको 4 में से अगर 2 भी याद अच्छे से हैं तो मैं कह रहा हूँ आपको, आप आराम से बना सकते हो। मेहरगढ़ के नाम सुने होंगे लोग, मेहरगढ़ जो है आपका बुर्ज की बात करें तो बिल्कुल आपको याद होगा, ये कश्मीर की बात हो रही है ना, और मेहरगढ़ पाकिस्तान की बात हो रही है, तब को तो इतना आसानी से लगा सकते हो, है ना। चलिए दोस्तों, तो आज थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपको रियलाइज़ हो रहा होगा सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेस्ट हैं। चलिए एक बहुत ही क्वेश्चन है, आप बताना शुरू कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस शहर में जो अग्नि वेदियाँ पाई गई है, अग्नि वेदियाँ समझते हैं ना, क्या वो स्थान कालीबंगन लोथल है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, धोलबीरा लोथल है, या अमारी कोटदाजगी है दीजी है, या आपका हुंसकी मेहरगढ़ है। इसका आंसर आप मुझे बताने का प्रयास करो कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये सारे कंटेंट जो है आपकी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया गया है, एससीईआरटी समझ रहे हो, तो आपके ऐसे भी जो सिलेबस हैं और इसके चेयरमैन ने बोला था, अतुल प्रसाद ने बोले थे जो भी बातें, उसी के बेस और आपके सिलेबस के बेस कंटेंट तैयार किया गया है और बहुत ही ख़ास है, कल्पना नहीं कर सकते हो। चलिए जवाब दीजिए। तो जो लोग अगर ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है, कालीबंगन और लोथल, है ना। चलिए तो देखिए इसके बारे में क्या है, यहाँ पर समझिए। कालीबंगन और लोथल में जो अग्निकुंड था, यहाँ देखिए अग्निकुंड बनाया गया है, यहाँ पर यज्ञ होता था और इसी को अग्निकुंड को फायर ऑल्टर्स बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ है, तो आपके कालीबंगन है, और पूछता है लोथल के बारे में कि सबसे बड़ा प्राचीन बंदरगाह कहाँ है, और लोथल कहाँ है दोस्त, तो आपका गुजरात में है, और सबसे बड़ा बंदरगाह आपके लोथल में देखने को मिलता है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। और जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आपके कालीबंगन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, और सोच कर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, भारोपीय भाषा, ये आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, किस परिवार का हिस्सा है, क्वेश्चन ये है। इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज फैमिली है वह किसका है,
किस्म जो भारोपीय परिवार जो है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा इसका हिस्सा है या कौन सा भाषा से जुड़ा हुआ है? मलयालम हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, वर्मी हो जाएगा, तेलुगु, कन्नड़, इसमें से क्या आंसर होगा? इस चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन में से आप बताने का प्रयास कीजिए क्या आंसर होने वाला है ना। उम्मीद करते हैं आप जवाब देने में बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, तो जिस मित्र ने जवाब दिया हिंदी, वह बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए, तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जवाब देखते हैं क्या आता है। थोड़ा सी इसके बारे में भी समझ लिया जाए ना, बहुत ही खास है। संस्कृत भाषा या भारोपीय माने भारत और यूरोप की बात हो रही है। इस भाषा के अंतर्गत आने वाले जो अन्य भाषाएं हैं, असामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, यूनानी, ये सारी भाषाएं इससे क्या हुई है, जुड़ी हुई है। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, फ़ोटो जो है NCERT बुक से आपके लगाया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बेस्ट करें और इसमें थोड़ा और डेटा आप ले सकते हो, समझ सकते हो। जो भारोपीय परिवार हैं, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषा हैं आपको एक सेट बता दिया गया है। हिंदी के लिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, संस्कृत, असामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सारे के सारे आपके भारत की भाषा है। और यूरोप की भाषा कौन कौन सी है? इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है और ग्रीक है, इटालियन है और स्पेनिश है। तो ये सारी भाषाएं जो हैं आपके यहाँ यूरोपियन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा भारोपीय। दोनों को मिलाकर भारोपीय है, याद रखिएगा। द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो याद रख लीजिएगा, द्रविड़ यानी जो भी आपके साउथ साइड के हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, याद रखिएगा। इसको साउथ वाले को द्रविड़ के नाम से जानते हैं, द्रविड़। उसके अलावा तिब्बत बर्मा परिवार की बात करें तो आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में ये भाषाएं बोली जाती है। और ऑस्ट्रो एशिया की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा? झारखंड। तो इसके अलावा कुछ भाषाएं इसके यहाँ भी देखने को मिल ही जाती हैं। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन जो है UP PCS के प्री एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और इसको हम लोग एक क्या कहते हैं, डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे और इसको हम लोग मैप से समझने का प्रयास करेंगे। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। भारत, मान लीजिए आप भारत के नक्शा जो देख रहे हो ना, आपको अभी दिखा रहे हैं, भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्या कर्नाटक तट है, मालाबार है, कोकण है या कोरोमंडल है? इस चारों को याद करना बहुत ही खास है। एग्ज़ाम वाले आपके बहुत माने क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में हेर फेर कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो आप समझ रहे हो, कर्नाटक, यानी क्या कहते हैं, कर्नाटक कोस्ट हो जाएगा। तो इसको तो मैं बता दिया कोस्ट, लेकिन इसको चित्र से अनुसार हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये साउथ हो गया और साउथ से निकटतम क्या है आपका? मालाबार कोस्ट है। ये है आपका कर्नाटक को कोस्ट है और यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट है और ये आपका देख सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में था कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी जो पश्चिम हिस्सा में तटीय मैदान है, उस साइड वाला पूछ रहा था। तो इसमें आंसर हो जाएगा कर्नाटक कोस्ट हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये सारी हिस्सा जो है, ये वाली हिस्सा जो है, ठीक है। एक और सुंदर सा क्वेश्चन आप देख रहे हो, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि के बारे में सुने होंगे, है ना। तो मलेशिया में जो स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? क्या झूम के नाम से जानते हैं, कुमारी के नाम से जानते हैं, पोडू के नाम से जानते हैं या लदांग के नाम से जानते हैं? मलेशिया की बात हो रही है। जो मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है मलेशिया में, उसका स्थानीय लोकल नेम क्या है? व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मलेशिया?
दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और एग्ज़ाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने जो लगभग आधे घंटे क्लास जो की है, इस क्लास में आपको बहुत सारे नॉलेज मिला होगा। करेंट अफेयर से लेकर, हिस्ट्री से लेकर, ज्योग्राफी से लेकर सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिले होंगे और आपको महसूस हुआ होगा नहीं, कहीं ना कहीं बेस्ट कंटेंट है और एग्ज़ाम टाइप कंटेंट है। अगर आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अच्छा खासा बढ़ता है, प्रयास रहती है, तो मैं बहुत ही जल्द घंटों घंटों क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। जितना अधिक हो सके शेयर करें ताकि आप सीखें, आपके मित्र भी सीखें और जितने बेहतर आप लोग थोड़ा सा परफॉर्मेंस दीजिएगा तो उतना ही बेस्ट है। जो अभी तक मैंने देख रहा हूँ मैं, काफ़ी लोगों ने लाइक नहीं किया है, बहुत गलत बात है। फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब अच्छा बनता है तो घंटों की क्लास आपके लिए मतलब डेडिकेट रहेगी और सेशन बहुत ही ज़बरदस्त हुआ और आगे भी होगा, 100% निश्चिंत रहिए। चलिए इस सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है कई तरह से, कई अन्य तरीके से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं और आपको मैं दिखाऊंगा कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देख लिया। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो आपको बता दें लदांग है। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में और चलिए यहाँ पर पूरी तरह से आपको डेटा मैं आपको समझा देता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए, है ना। कह रहा है कि जो इसे कर्तन एवं दलहन के रूप में भी जाना जाता है, बताया जा रहा है ना। लेकिन आपको जानना है कि इसी कृषि के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में इसे झूमिंग के नाम से जाता है, झूम के कृषि। मैक्सिको का नाम सुनोगे, मिल्पा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा मिल्पा। ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रोका, किसने रोका भाई साहब। उसके अलावा मलेशिया में लदान के नाम से जाता है, याद रखिएगा। भारत में झूमिंग के नाम जानते हैं और इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। कहाँ? अब इसी क्वेश्चन को पूछ देगा उसी प्रकार से कि जो स्थानांतरित कृषि है ब्राज़ील में किस नाम से जाती है। एक बार कमेंट करके बताइए आंसर इसका। अभी मलेशिया वाला पूछा था, पूछ देगा भारत में जो स्थानांतरित कृषि होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है, वह किस नाम से जाता है और कहाँ फेमस है भाई साहब? मिजोरम, याद होगा आप लोगों को, मिजोरम। उसी तरह ब्राज़ील में पूछ दे, रोका दीजिएगा, है ना। ब्राज़ील में रोक देना है, आई मीन्स रोका है। तो चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारे क्लास, चलिए उम्मीद क्या, चलिए आगे। आज की सवाल लगता है मुझे यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा, कुछ इशू आ रही है ना। तो दोस्तों लाइक शेयर आपका रुकना नहीं चाहिए, है ना। जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार कंटेंट जो है पार्ट 2 वीडियो के लिए आपको वेट करें। इसके बाद अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छी खासी मिलती है, आपका प्यार स्नेह जो इस चैनल को मिलता है, तो मैं आपको सीधे 1 से 1.5 घंटे के जो 120 क्वेश्चन का सेट में लाऊंगा, जो उसमें ऑल सब्जेक्ट होंगे, जिससे आपको और बेहतर लगेगा, सीखने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। याद रखिएगा मिल्पा, रोका, लदांग, ये सारी चीज़ें जो हैं दिमाग में सेव कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए आपको तो आप जुड़ सकते हो इसका टेलीग्राम चैनल विश्वविद्यालय क्लासेस, जाकर सर्च मारिएगा तो यूट्यूब के नाम, सॉरी टेलीग्राम चैनल और विश्वविद्यालय क्लासेस के नाम से आपको मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF, ठीक है। चलिए दोस्तों तब तक ले जाएँ।